हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो मैथ्स का क्वेश्चन होगा और जिसमें जो भी बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्वेश्चन आया है मैथ के उसको आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मैथ्स को सोल्व करने का जो तरीका होगा, आप कई सारे तरीका से सोल्व करते आए होंगे, लेकिन अभी जो हम सोल्व करने वाले हैं मैथ्स को, जो प्रीवियस ईयर है, कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं है, पूरा का पूरा आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं। ठीक है, और क्वेश्चन कराने का जो अप्रोच होगा मेरे भाई, वो भी बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से करेंगे, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से करेंगे और हर क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर वे में समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले सवाल पे काम करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक बार थोड़ा सा आप भी टाइम लेंगे, या तो आप वीडियो को पॉज कर लें और बनाना शुरू करें। ठीक है, बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हम हैं ही, है ना। चलिए सबसे पहले सवाल पे अगर हम देखें, पहला सवाल ये बीपीएससी टीआरई 3 का पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर है, आप देख सकते हैं। ये सवाल ये कह रहे हैं कि रूट अंडर 1 प्लस 27 बटे में 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे में 13 हमसे पूछा है मेरे भाई कि एक्स का मान क्या होगा। ठीक है ना, बहुत साधारण सा सवाल है, बस कुछ नहीं करना आपको, बस इधर से सोल्व कर लेना है। ठीक है भाई, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा। आप बोलेंगे 169 तो नीचे आ जाएगा, बोले हाँ 169 तो नीचे आ जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। अब 169 एकम 169 और प्लस क्या करना है 27, तो आपको उतना नहीं करना, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 9 7 16 बचा कितना, 1 16 2 18 और 1 16 और 2 18 और 1 19, बिल्कुल, तो 196। हम ये बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर हम इतना को सोल्व करते हैं, है ना, अगर हम इतना को सोल्व करते हैं जी, इस वाले को अगर हम सोल्व करें तो किसके बराबर आया, इतना के बराबर आया, जो कि कितना हुआ 14, यानी 196 का रूट कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा जी 13। बोले हाँ बिल्कुल सही है, ये 13। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये कितना है, तो ये कितना है जी 1 प्लस एक्स बटे 13। हम इस 14 बटे 13 को 1 प्लस एक्स बटे 13 के रूप में हमें लिखना है। बोले हाँ सर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी। 14 को अगर आप चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, है ना, संयुक्त भिन्न में, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे 13। बोले हाँ जी लिख सकते हैं 1 बटे 13, क्योंकि अगर इसको भाग देंगे तो 1 बटे 13। ठीक है, अच्छा ये आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ उसी तरह से तो है, किस तरह से मेरे भाई, इस तरह से है, इसी रूप में है 1 प्लस एक्स बटे 13 और यहां है 1 प्लस 1 बटे 13, तो x के जगह क्या है, बोलेंगे 1 है, तो x का मान 1 होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है ना, बहुत आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ठीक है, आप करेंगे आराम आराम से ये सवाल बनता चला जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या हमसे पूछा है कि संख्या क्या है। वो कौन सी संख्या है जिसका अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए। संख्या में से 45 घटा देने पर जो मेरा संख्या होगा वो उसका अंक बदल जाते हैं। मेरे प्यारे भाई, अंक बदलने का मतलब क्या है जी। अंक बदलने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर संख्या 76 होगा तो अंक बदलने का मतलब 67 हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है ना, ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। तो आप देखिए कि यह सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का गुणनफल, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से भी चल सकते हैं। जैसे क्या ये अंकों का गुणनफल 36 आ रहा है क्या, जैसे सवाल ही बोला है कि अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए, क्या यहां अंकों का गुणनफल 36 आ रहा है। बोले नहीं सर, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, खत्म, है ना, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। क्योंकि मेरे भाई हर सवाल को करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, समझ रहे हैं, हर सवाल को करने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे सवाल होते हैं जो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 8 चौक 32, ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो 36 तो आया नहीं। बोले नहीं सर नहीं आया। 7 को 3 से गुना करेंगे 21 आ रहा है, तो ये भी 36 नहीं आ रहा है। 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 36 आ गया तो डायरेक्ट टिक कर देंगे। और भी कुछ बात बोला है मेरे प्यारे भाई। और क्या बोला, बोला कि अगर संख्या में से 45 घटा देते हैं तो अंक बदल जाते हैं। क्या ऐसा हो रहा है क्या ऐसा हो रहा है क्या सर कि अगर 49 में से हम 45 घटा दें तो ये तो मेरे भाई 4 आ रहा है, क्या ये अंक बदल रहा है। अगर अंक बदलता ना तो 49 का 94 हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं आया, ये तो 4 आ गया।
तो हम कह रहे हैं कि मेरे भाई ये भी आंसर नहीं होगा, यानी सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 45 जोड़ने पर अंक नहीं, सॉरी 45 घटाने पर अंक नहीं बदल रहे। आंसर दो बात पे है। पहला कि अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए। मेरे दोस्त अंकों का गुणनफल यहां तो 36 है, बोले हाँ जी है, लेकिन क्या इसमें 45 घटाने पर अंक बदल रहे? नहीं जी नहीं बदल रहे, क्योंकि ये तो 4 आ रहा है, लेकिन हमें तो अंक बदलने पे 94 चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सर सी ऑप्शन भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन भी नहीं है। बात समझिएगा, जब सी ऑप्शन भी नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब सी ऑप्शन भी नहीं है जी, तो आप जरा सा यहां पे गौर करिए, ए मेरा कट गया, बी भी कट गया, सी भी कट गया, डी में कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। अरे भाई 3 में से तीनों नहीं है, तो एक से अधिक कहां से, ये भी खत्म। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही आंसर है। क्या हमें इस सवाल को बनाने की जरूरत पड़ा? बोले नहीं सर, तो हर सवाल को बनाना नहीं होता है, ठीक है, इस सवाल को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन अब आप ही में से कोई बच्चा ये बोलेगा कि नहीं सर हमें बना के दिखाइए, तो फिर ठीक है, उसका तरीका भी है, बना भी देते हैं। ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। मेरे प्यारे दोस्त, अंकों का गुणनफल 36 है, यानी संख्या को हम मान लेते हैं 2 अंकों की जो संख्या होता है ना भाई, वो होता है 10a + b के रूप में, है ना। जहां पर b क्या होता है जी, तो बोलेंगे इकाई का अंक होता है। b क्या होता है मेरे प्यारे भाई? इकाई का अंक होता है, ठीक है ना। और a क्या होता है जी, तो दहाई का अंक होता है, ठीक है। a क्या होता है जी? दहाई का अंक होता है, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर इस संख्या का अंकों का गुणनफल 36 है, मेरा मतलब ए बी का मान 36 है। बोले हाँ जी बिल्कुल सही है। ए बी का मान कितना है दोस्त? 36 है। ए बी का मान कितना है दोस्त? बोले 36 है। ए बी का मान 36 है। सवाल आगे बोला है कि अगर संख्या में से 45 घटा दें तो अंक बदल जाते हैं। संख्या मेरे प्यारे भाई कितना है? बोलेंगे 10a + b, ठीक है। इसमें से कितना घटाना है? 45। तो अंक बदलने का मतलब यह है कि दहाई का अंक जो है वो इकाई पे चला जाएगा और इकाई का अंक दहाई पे चला जाएगा। मेरा मतलब यह है जी कि 10b + a हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना होगा? 10a, और उधर से a आएगा तो कितना हो जाएगा घट के? 9a। बोले हाँ जी बिल्कुल होगा। b में से 10 भी घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9b। अच्छा, वो 45 उधर जाएगा तो प्लस का 45, ठीक है। यहां से अगर हम a - b का मान निकालेंगे तो 9 से कट जाएगा 5। अब बात जरा सा समझना, बहुत ही सिंपल बात हो गया अब ये, है ना, बहुत ही आसान हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई कि अगर ए बी का मान 36 है, ए बी का मान दोस्तों 36 है, a - b 5 है, a - b 5 है। एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूला लगा लो अलजेब्रा का, और एक तरीका है कि आपके माइंड में डायरेक्ट हिट करना चाहिए। क्या हिट करना चाहिए मेरे दोस्त? ये हिट करना चाहिए कि ऐसी दो संख्या मेरे भाई, ऐसी दो संख्या जिनको घटाने पर 5 आना चाहिए और जिनको गुना करने पर 36 आना चाहिए। आप फटाक से बोलोगे सर a का मान 9 हो सकता है और b का मान 4 हो सकता है, तभी तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा? 5, और गुना करने के बाद 36। लेकिन आप कहोगे कि सर 4 और 5 9 भी तो हो सकता था ना। नहीं मेरे प्यारे भाई, 4 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि घटाने के बाद यहाँ -5 आएगा, लेकिन हमें घटाने के बाद 5 चाहिए। तो हमें a को कितना करना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा। b को कितना रखना पड़ेगा जी? 4 रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, a को रखना पड़ेगा 9 और b को कितना रखना पड़ेगा? बोले 4 रखना पड़ेगा। चलिए बात सही है। अगर a 9 है जी दोस्त और b 4 है दोस्त, तो 10a + b का मान कितना होगा, यानी संख्या कितना होगा? तो 10 9 90 और +4 94। तो 94 अगर ऑप्शन में होता तो सही होता, लेकिन आप देखो कितना अच्छा से ऑप्शन दिया है, 49 दिया है उलट करके, कि बच्चा देखेगा 4 9 36 मार देगा और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इस सवाल को करने की जरूरत भी नहीं था, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना। बिना बनाए भी सवाल को सोल्व किया जाता है, हर सवाल किया नहीं जाता है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को करेंगे, दिखने में कितना भारी भरकम लग रहा है, लेकिन क्या इस सवाल में जान है? नहीं है जान यार, जैसे मोड़ेंगे वैसे मुड़ जाएगा, कोई जान परान नहीं है इसमें। अगर हम इस सवाल को देखें, लोग देखते ही घबरा जाएंगे, ये क्या पूछ दिया यार, एक्सपोनेंट पूछ दिया, घातांक पूछ दिया, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा बात है, आप जरा सा समझिएगा। ऐसे सवालों में जब हमें x का मान निकालना होता है तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन भी तो रख सकते हैं। x का मान हम ऑप्शन में पुट करेंगे और जो मेरा 10 आ जाएगा वही आंसर है, जरूरी क्या है बनाने की, है ना। तो बात समझिएगा, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम x के मान को कितना ले लें, अगर मान लो मेरे भाई हम पहले 0 ले लेते हैं, x के मान 0 लेते हैं तो 4 का पावर 0 + 1 यानी 1 4 हो जाएगा, ठीक है।
x का मान 0 लेंगे तो 4 का पावर 1 माइनस 0 यानी 1, 4 4 तो 8 आ रहा है, लेकिन वहां तो 10 है। मेरे प्यारे भाई जीरो आंसर नहीं है, जीरो आंसर जी नहीं है, ठीक है। हम आपको वो सिखा रहे हैं कि सवाल को एग्जाम में जल्दी कैसे करना है, क्योंकि मेरे दोस्त कर तो सबको ही लेता है, लेकिन आपको जल्दी भी करना है, क्योंकि और लोगों से कंपीट भी करना है। अगर सपोज करिए कि 20 सवाल या 15 सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, तो वो 15 सवाल तो सब लोग करेंगे, लेकिन आप जल्दी करेंगे तो बाकी के समय आप कहीं और दे पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना होता है। अगर हम x के जगह पे 1/2 पुट करते हैं, जरा सा देखते हैं 1/2 पुट करके। अगर हम x के जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो 4 का पावर 1/2 और प्लस 1, ठीक है ना। 4 का पावर 1/2 प्लस 1 यानी आधा प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 का मतलब 3/2, बिल्कुल सही है। प्लस 4 का पावर ये कितना हो रहा है दोस्त, 1/1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, ठीक है ना, 1/2, ठीक है। 4 का पावर 1 मिनट, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये मेरा जो एक्सपोनेंट है, हम इसको इतना लिख लेते हैं कि 4 का पावर x, ठीक है, गुने कितना हो जाएगा 4 का पावर 1। क्यों, क्योंकि यहां पावर क्या है, प्लस। तो यानी जब आप ये रूल पढ़े होंगे घातांक का कि a का पावर m गुने a का पावर n, तो ये होता है मेरे प्यारे भाई a का पावर m प्लस n, m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि जब ये प्लस में है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा जी, गुना में हो जाएगा। बोले हाँ होगा। फिर उसी तरह से प्लस प्लस ये कितना कह रहा है, 4 का पावर 1, 4 का पावर 1। अब चूंकि माइनस में है तो ये भी आप पढ़े होंगे, a का पावर m भाग a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस का n। यानी भाग में क्या होता है, ये पावर घट जाता है, सही है। तो पावर अगर माइनस में है इसका मतलब हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 का पावर x। बोले हाँ जी होगा। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर आप 1/2 पुट करके देख लो, क्या 1/2 पुट करने पे आंसर आ रहा है, क्या 1/2 पुट करने पे। अगर मेरे प्यारे भाई हम x के जगह पे 1/2 रखें, मेरे दोस्त 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर यानी स्क्वायर रूट, है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, आप बोलोगे 2, ठीक है ना। यहाँ है 4 तो लिखेंगे 4, ठीक है ना, प्लस यहाँ कितना है 4 और नीचे कितना है, 4 का पावर 1/2 यानी कितना हो जाएगा 2। तो क्या ये 10 आ रहा है, हाँ जी 10 आ रहा है। और अगर 10 आ रहा है तो ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। हम अगर इसको तोड़ करके बनाने लगे तो बहुत लेंदी चला जाएगा, दिमाग वैसे भी खराब हो जाएगा एग्जाम में, समझ रहे हैं, क्योंकि वहां तो ऐसे भी हेजिटेशन रहता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कई सारे ऐसे तरीका होता है, क्योंकि देखिए आपको मैथ को जब सोल्व करना है ना, तो आप मैथ्स को सोल्व करके आप अपने दिमाग को नहीं थकाएं। एक ऐसा मेथड आपको लगाना है जिससे हमारा दिमाग न थके। जब दिमाग थक जाता है तो बाकी की चीजों में मन नहीं लगता, फिर बाकी के सब्जेक्ट में हम उतना अच्छा से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उतना अच्छा हम अपने आप में 100% दे नहीं पाते हैं जब मेरा माइंड थक जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब हम एक ऐसा तरीका का यूज करेंगे जिससे हमारा माइंड एकदम फ्लो में हर सवाल को बनाते चला जाए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे, बनाइएगा। ये सवाल क्या है, आप वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास करिए ये क्वेश्चन को, ठीक है भाई, फिर तो हम बताएंगे ही सॉल्यूशन, ठीक है, बनाइएगा। ये सवाल क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है मेरे भाई कि 2 साल पहले ए की आयु के उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अभी से 2 साल बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। बहुत अच्छा, ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। और ये भी बीपीएससी टीआरई 3 का पूछा हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर ही सवाल है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 2 साल पहले ए की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ, अभी से 2 साल बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम यानी उल्टा का योग जो है वो 2/3 है। योग का मतलब है सम, ठीक है ना, जोड़ करके। बहुत साधारण सा सवाल है, आसानी से आप कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे देखिए 2 साल पहले जाना हो या 2 साल बाद जाना हो, जैसे हम अगर आपसे ये पूछे कि आपका उम्र आज के 2 साल बाद कितना है, या हम मान लीजिए आप ही से पूछ दिए कि देखो राम बाबू का उम्र 4 साल बाद कितना होगा, तो आप बोले सर पहले उसका अभी का उम्र तो बताइए, तब ना 4 साल बाद बताएंगे। तो मेरा मतलब है कि किसी का उम्र 2 साल बाद या 2 साल पहले बताने के लिए हमें अभी का उम्र पता होना चाहिए, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। तो वर्तमान उम्र को हम मान लेते हैं यहाँ पर x, है ना। ऐसे मानने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही बना देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन ठीक है, हर कोई बच्चा ऑप्शन से हर सवाल को कर नहीं सकता, इसीलिए मान लेते हैं कि हम वर्तमान उम्र जो है ए का, वो हम x मान लेते हैं, ठीक है भाई। ए का वर्तमान उम्र को x मान लेते हैं,
2 साल पहले जो ए का उम्र होगा वो कितना होगा दोस्त? तो आप बोलोगे 2 साल पहले जो ए का उम्र होगा वो होगा x माइनस 2। बोले हाँ जी बिल्कुल होगा, ठीक है ना। अभी से 2 साल बाद उसकी आयु का उम्र, अभी से 2 साल बाद, मेरे प्यारे भाई ये कितना है जी? 2 साल पहले का उम्र है, 2 साल पहले का उम्र है, बात समझना। ये कितना का है जी? 2 साल पहले है, ठीक है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अभी से 2 साल बाद उसका उम्र कितना होगा, बोलोगे x प्लस 2। ये हो गया जी 2 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। बोले हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि 2 साल पहले ए का व्युत्क्रम यानी उल्टा, 2 साल पहले ए का उल्टा यानी व्युत्क्रम, 2 साल पहले ए का उल्टा यानी व्युत्क्रम। तो 2 साल पहले ए का उम्र तो इतना था, अगर हम इसका उलट देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 2, 1 बटे में x माइनस का 2। फिर इसका भी व्युत्क्रम बोला है 1 बटे में x प्लस का 2, ठीक है ना दोस्त। और ये किसके बराबर है मेरे प्यारे भाई? ये है मेरे प्यारे भाई 2 बटे 3 के बराबर। किसके बराबर है दोस्त? तो बोलोगे 2 बटे 3 के बराबर है। बोले हाँ जी एकदम है। ये किसके बराबर है जी? 2 बटे 3 के बराबर है। अगर हम यहां से इसको एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। बोले हाँ ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 2, ठीक है, और प्लस x माइनस का 2 और बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटे 3। बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बोलोगे 2 बटे 3। ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 तो कट गया, बचा कितना दोस्त? 2x बटे में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और बराबर हो जाएगा 2 बटे 3, ठीक है ना। हम ये बोलना चाह रहे हैं जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्त कि ये 2 से 2 कट जाएगा। बोले हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। तो अब तो एक तो तरीका है जी, अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 3x बराबर 0 है ना। उधर जाएगा ना, उधर जाएगा तो प्लस का 3x, इधर आएगा माइनस का 3x। यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। एक तो तरीका है कि ये एक द्विघात समीकरण बन गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। एक तो तरीका है मेरे प्यारे भाई कि इस द्विघात समीकरण को आप सोल्व कर लो और वहां से x का मान निकाल लो और वही आंसर होगा। एक तरीका है कि हम ऑप्शन से x का मान लाके बैठा देंगे। आप ऑप्शन से ही लाके बैठाओगे तो वो भी ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई एतराज नहीं है। अगर हम 5 बैठाते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 5 25, 25 और 5 थे 15, 25 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा? 10, 10 में से 4 जाएगा 6, तो 6 यानी 0 आना चाहिए ना। अगर ऑप्शन में x का मान बैठाते हैं तो इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए। तो 5 बैठाने पे नहीं आ रहा है 0। 7 बैठाते हैं तो 49, 7 3 21 है ना, और 4 25, यहां से भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। अगर हम सी में 4 बैठाते हैं तो 16, 4 थे 12, 4 16 बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है हमारा। ऑप्शन जो है मेरे भाई सी आंसर है, क्योंकि ऑप्शन सी में 4 बैठाने पे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। मेरा मतलब है कि इक्वेशन दोनों तरफ 0 बन जा रहा है मेरे भाई जब 4 बैठा रहे। देख लो 4 का स्क्वायर 16, माइनस 12 माइनस 4, तो माइनस 12 माइनस 4 माइनस का 16 और प्लस का 16 कट के 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। अच्छा हम ऑप्शन से भी बना सकते थे क्वेश्चन को, डायरेक्ट ऑप्शन उठा करके, लेकिन ठीक है ये भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वो लिखने में समझाने में इतना गया है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए, ये एक चक्रवृद्धि ब्याज का अच्छा सा सवाल है और ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ये भी मेरे प्यारे भाई प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। ये भी क्या है जी? प्रीवियस ईयर है, ठीक है जी। चलिए इस सवाल को करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? बनाइएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है जी कि 15,625 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। ब्याज तिमाही देय है का मतलब यह है कि हर 3 महीने पे ब्याज लेने कोई बंदा पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी को पैसा दिए तो हम उसको बोलते भाई हर 3 महीना पे थोड़ा सा ब्याज लेंगे, तो हर 3 महीना पे यहां पर ब्याज लेने की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं कि ब्याज तिमाही है। अच्छा तो हमारा जो रेट दिया है सवाल में, यानी जो दर जो दिया है मेरे प्यारे भाई, वो तो 16% वार्षिक ब्याज दर से दिया है। सबसे पहले आप एक बार वीडियो को रोकें और पहले बना के ट्राई करें। वैसा भी ये कोई सवाल ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, बनेगा मेरे प्यारे भाई, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये क्या है? प्रीवियस ईयर ही है, तो फिर दिक्कत क्या है? बना के एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप बनाए होंगे या नहीं पता नहीं। 15,625 रुपए है, 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही है, यानी हर 3 महीने पे हमको ब्याज लेना है, ठीक है भाई। चलिए तो हम ये कहना चाह रहे हैं, देखिए
ब्याज साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का, ब्याज निकालने का एक बहुत ही हम आपको बेहतरीन तरीका बताने वाले, बहुत ही अच्छा तरीका जो कि आप शायद न सीखे हों या सीखे भी होंगे तो अच्छी बात है। एक आपका कॉन्सेप्ट आता है मेरे प्यारे भाई गोल्डन रेशियो का, गोल्डन रेशियो का, शायद आप जानते हो गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है और ये कॉन्सेप्ट से आप बहुत आसानी से सवाल को बना सकते हैं। अगर आपको 2 साल का ब्याज निकालने के लिए बोले तो उसका गोल्डन रेशियो होता है जी 2:1, ठीक है। 3 साल का जब हमें ब्याज निकालने बोलता है तो उसका गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1, ठीक है। 4 साल का अगर ब्याज निकालने के लिए बोलता है मेरे प्यारे भाई तो वो होता है 4:6:4:1, 4:6:4:1। 5 साल का अगर ब्याज निकालने के लिए बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो उसका होता है 5:10:10:5:1। ये अगर आप गोल्डन रेशियो याद रखते हैं, इसका नाम ही है मेरे भाई गोल्डन रेशियो। बहुत ही खतरनाक ये तरीका है, ठीक है। अच्छे लेंदी सवाल को ये बहुत ही आसान कर देता है ये तरीका। कुछ भी नहीं करना, आप खुद देख सकते हो। ये तिमाही कर दिया है, थोड़ा लेंदी तो बना ही दिया है, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं, ठीक है भाई। कह रहा है कि 15,625 रुपया हमारा मूलधन है, यानी इतना रुपया आप किसी को ब्याज पर दिए हैं या फिर लिए। 16% वार्षिक ब्याज दर है मेरे प्यारे भाई। अगर वार्षिक ब्याज दर 16 है तो आपको ये पता करना है कि 3 महीने का ब्याज का दर कितना होगा। ये तो वार्षिक ब्याज दर 16 है, 3 महीने का ब्याज का दर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये 12 महीने का है। वार्षिक मतलब यही है कि 12 महीने का है, तो 16/12 तो ये 1 महीने का आ गया। 3 महीने का निकालना है तो हम कर लेंगे 4 चौक 16, यानी कितना होगा 4%। 3 महीने का ब्याज दर जो होगा मेरे भाई 4%, और 4% का मतलब होता है 1/25। 4% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाले जी तो 1/25 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले मेरे प्यारे भाई तो 1/25 होता है, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं कि 1/25 ही हमें ब्याज लेना है। अच्छा 3 साल का बोला है, 3 साइकिल बोला है, बोले 3 साल तो नहीं है सर, 9 महीना है, ठीक है भाई। 9 महीना का मतलब होता है 3 बार जाएगा ब्याज लेने। कितने बार जाएगा? 3 बार, है ना। 3 महीना पे जब ब्याज लेने जा रहा है तो 9 महीने का मतलब 3 बार जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 3 वाला हमें लगाना है रेशियो, 3:3:1, 3:3:1। अच्छा अब क्या करना है आपको, इस 15,625 का 1/25 करना है, क्योंकि 4% निकालना है। 15,625 का 4% का मतलब इसका 1/25 डायरेक्ट कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त जब आप 15,000 का 1/25 करोगे तो 25 छक 150, कितना बचेगा? 6 बचेगा ना, और 25 25 625, यानी 625 यहाँ आएगा। कितना आएगा जी? 625 आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है, बात समझिएगा। शायद अब जो लोग गोल्डन रेशियो पहली बार सुन रहे होंगे या पहली बार सीख रहे होंगे उनके लिए भी ये बेहतर है ना, बहुत ही अच्छा है कि जैसे 625 रुपया है यहाँ पर, अब इसका 1/25 निकालना है 625 का, ठीक है। 625 का अगर हम 1/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। बोले हाँ जी बिल्कुल सही है। अब जो आया इसका 1/25 निकालना है ना, तो इसका 1/25 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अगर हम अब क्या करना है आपको, अब करना है इसका गुना, है ना, ये गुना करना है। इससे इसको गुना कर लेंगे, इससे इसको गुना कर लेंगे, इससे इसको गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 625 यानी 1875, ठीक है भाई। 25 × 75, ठीक है, और ये 1 × 1 तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 1 11 1 बाकी 1, 7 7 14 और 1 15 की 5 बाकी 1, 18 और 1 19, है ना। 1951 ही हो रहा है ना। 75 दूना 150 यानी 1950 और 1 51 1951। ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है भाई। ऑप्शन यहां पर जो है बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट चलिए अगले सवाल को करिएगा। यह भी आसान सा सवाल है, आप यहां पर बना सकते हैं। एक बार ट्राई करिए फिर हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए, 2 संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी करी जाती है, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि करी जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती हैं। तो हमसे सवाल में यह पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है।
ये भी आसान सा सवाल है, बस आप नॉर्मल सा सोच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगा ये सवाल, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का योगफल 480 है। मान लो मेरे भाई कि हमने दो संख्या को ए और बी मान लिया, तो ए और बी का योगफल कितना है जी? 480। ठीक है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी करी जाती है, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि करी जाती है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि दिस इज, ये मान लो मेरे भाई बड़ी संख्या, इसको मान लो बड़ी संख्या। ठीक है, और ये मान लेते हैं छोटी संख्या। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि अगर बड़ी संख्या में 2% की कमी करना है, बड़ी का मतलब ए में 2%, देखो मेरे भाई हर संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर आप 2% की कमी कर रहे हो तो 100 में 2% घटा दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बोलोगे 98%। तो ए का 98%। ठीक है, ये बराबर हो जाता है। ये कब बराबर हो जाता है? जब छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। जब छोटी संख्या में मेरे प्यारे भाई 10% की वृद्धि कर दी जाए। छोटी संख्या बी है, इसमें 10% की वृद्धि करने का मतलब है 110%। बोले हाँ बिल्कुल सही है। अब हम ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ए बटे बी का मान कितना आएगा? आप बोलोगे 110 बटे 49, सॉरी 98। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 बटे 49। ठीक है, बोले हाँ जी बिल्कुल सही है। अच्छा, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 55 और 49 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो 104 आएगा। तो 104 जो है, 104 जो है दोस्त, 104 का मान सवाल में दिया हुआ है कितना जी? बोलोगे 480, क्योंकि दोनों को जोड़ करके ही 480 बोला है क्वेश्चन में। बोले हाँ बिल्कुल सही है। सवाल हमसे ये बोला है कि बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या का मतलब है ए पूछा है। ए तो ए का मान कितना है? बोलोगे 55। तो 55 का मान बस हमसे पूछा है, बस ये तो पूछा है हमसे 55 का मान, कुछ भी नहीं है। तो हम बोले कि 480 गुने 55 है ना, ये गुना हो जाएगा ना, इधर ऐसे गुना, और बटे कितना हो जाएगा? 104। ठीक है भाई, अब यहां से कर लो मेरे दोस्त, 8 से भाग दे लो, 8 से काट लो, 8 से 13 8 104, 8 से काटेंगे 8 6 48, ये कितना हो जाएगा? 55 6 330, यानी 33 बटे 13, 33 बटे 13, 3300 बटे 13, ऑप्शन बी आंसर है। कितना आसानी से सवाल बन रहा है और सबके सब पूछा हुआ, आप ही के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला सवाल भी सिंपल है। ठीक है, बनाइएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही है। चलिए अगले सवाल पे अटैक करेंगे फटाक से एकदम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% की लाभ होता है, और स्मार्टफोन को अगर Q रुपए में बेचते हैं तो 4% की हानि होता है। तो सवाल हमसे बस इतना सा पूछा है कि P और Q का रेशियो क्या है। बहुत आसान सवाल, बस इतना हमसे पूछा है कि P और Q का रेशियो क्या है। ठीक है, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। बहुत सिंपल, आ जाइए। जैसे मान लेते हैं कि दो बात है, एक P रुपया है, जैसे मान लीजिए कि सामान को एक बार P रुपए में बेचे, एक बार Q रुपए में बेचे। मेरे दोस्त एक ही सामान है, ऐसा नहीं अलग अलग है। ये कह रहे हैं कि यदि स्मार्टफोन को P रुपए में बेचें तो 10% का लाभ होता है, और अगर स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचें तो 4% की हानि होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो अगर 10% का लाभ हो रहा है तो सामान 110 में बिकेगा। बोले हाँ जी, सामान 110 में बिकेगा। अगर 4% की हानि हो रही है तो सामान तो 96 में बिकेगा। बोले हाँ बिल्कुल सही है। परसेंट से परसेंट कटेगा तो आंसर होगा 100:96। क्या ये कटेगा? बोले हाँ सर कटेगा। तो दैट इज 55 कितना हो जाएगा? 48। हाँ ये भी। क्या ये ऑप्शन में है? तो हाँ जी, दोनों ऑप्शन में हमें दिख रहा है। एक 110:96 भी दिख रहा है, 55:48 भी दिख रहा है, तो दोनों दिख रहा है, यानी ए और सी दोनों होगा। तो इसी वजह से आपके सवाल में ऑप्शन में यहां दिया है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन डी आप क्लिक करके आएंगे, है ना। ऑप्शन डी आपको मार्क करके आना है, ए और सी दो नहीं बल्कि ऑप्शन डी मार्क करके आना है। बहुत ही आसान था, 2 सेकंड का सवाल था, कुछ भी टाइम इसमें नहीं लगा है। आगे आते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल पर। चलिएगा अगला सवाल को कोशिश करेंगे। रेशियो का सवाल है, रेशियो का ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, रेशियो का सवाल करेंगे आप इस सवाल को। ठीक है, चलिए ये कह रहा है मेरे भाई कि ए और बी का अनुपात है 1:2, 1/2 अनुपात 3/8। बी और सी का रेशियो है 1/3 अनुपात 5/9।
सी और डी का रेशियो है 5/6 अनुपात 3/4। ABCD का हमसे मान पूछा है कि A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का मान कितना होगा। ठीक है, बहुत साधारण सा और सिंपल बात है। हमसे A रेशियो B का मान कितना होगा, A रेशियो B, ठीक है ना। तो 1/2 अनुपात 3/, जब भी ऐसा फ्रैक्शन में अनुपात हो तो आप तिरछे गुना कर लो। क्या कर लो भाई, तिरछे गुना। तो ये कितना हो जाएगा 8/6। 8/6 को अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 4/3। बोले हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम यहां करें तिरछे गुना तो 9/15। 9/15 को काटेंगे मेरे दोस्त, 9/15 को काटेंगे जी, 9/15 को काटेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 3/5। 3/3 से काटेंगे ना, 3/5, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 3 18। 20/18 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20/18 को काटेंगे तो 10/9। 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9। बात समझना भाई, तो यहां तो 10 है, यहां तो 5 है, तो आपको इसको 2 से गुना करना है, ठीक है ना भाई। तो मेरे भाई जब इसको आप 2 से गुना कर लोगे तो ये तो 6 हो जाएगा, तो फिर इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए। बिल्कुल आ जाना। अब ये कितना हो गया 8/9/10/9, ठीक है ना। और यही सवाल का आंसर है, बहुत सिंपल। ABCD का हम लोग मान निकाल लिए 8/6/9। कहाँ गया यार, अच्छा सॉरी यार, गुना करने में गलती कर दी है यार, ठीक है। ये 6 होगा ना, 9 नहीं होगा, 3 का गुने 2, तो कितना होगा 8/6/10/9, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी आंसर है आपका। कौन सा आंसर है जी, ऑप्शन बी, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक साधारण ब्याज का सवाल है। अच्छा, ऐसा भी सवाल पूछा है आपके एग्जाम में, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिक्स करके भी पूछा गया है, ठीक है भाई। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिक्स करके भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। एक ही सवाल में देखो भाई, एक ही सवाल में ये साधारण ब्याज भी डाला और चक्रवृद्धि ब्याज भी डाला, तो अगले बार से सतर्क रहिए, ऐसा भी सवाल आ सकता है, ठीक है ना। ये TRE 3 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। चलिए, कह रहा है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत तुच्छा सवाल है, एकदम नॉर्मल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। भले ही बच्चा देख करके घबरा जाएगा, सर सवाल ऐसा आ गया, इसमें साधारण ब्याज भी था, चक्रवृद्धि ब्याज भी था, कैसे बनाएंगे, तो ज़्यादा रोना नहीं है, ठीक है। आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बहुत सिंपल है। आप देखना कैसे इस सवाल को बनाया जा सकता है, एक बार आप ट्राई कर लो भाई, उसके बाद हम बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। 50% का वृद्धि होने का मतलब ये सीधा सा ये बोल रहा है कि एक राशि जो है उसमें 5 साल में 50% का ब्याज मिलता है, ठीक है दोस्त। हम आपको एक पिछले लेक्चर में हम ये बताए थे कि दर यानी ब्याज क्या होता है। तो एक साल में जो मिला हुआ पैसा होता है ना, उसी को हम ब्याज कहते हैं। 100 रुपया पर एक साल में मिला हुआ पैसा को हम दर कहते हैं, रेट कहते हैं, ब्याज दर कहते हैं, है ना। तो सवाल ये कह रहा है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज 50% की वृद्धि होती है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर 5 वर्ष में 50% बढ़ रहा है जी, तो एक साल में 10% बढ़ेगा। बोले हाँ सर, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, आसान सा बात है ये। 5 साल में अगर 50% बढ़ रहा है दोस्त, तो एक साल में कितना बढ़ेगा मेरे प्यारे भाई, बोलोगे 10%। एक साल में कितना बढ़ेगा दोस्त, बोलोगे 10% बढ़ेगा। बोले हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगा। एक साल में अगर 10% बढ़ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो ये 10% ही आपका रेट है। ये 10% क्या है दोस्त, रेट है। 10% क्या है मेरे प्यारे भाई, रेट है, रेट है ना। अब सवाल बोला इसी दर से मतलब 10% के हिसाब से 12,000 का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 12,000 का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 12,000 का 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात होती है, आप कुछ चीज यहां पे याद रखो कि जब रेट 10% होगा, जब रेट कितना होगा मेरे दोस्त 10%, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कम से कम इतना रट लो क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का होता है 21%, 3 साल का होता है 33.1%, 4 साल का होता है 46.41%। अगर आप इतना रटते हो तो ये काफी आपको मदद करेगा, क्योंकि हर बार डाटा जो एग्जाम में आता है वो इसी पे ज्यादा आता है, 10% वाला पे, ठीक है ना। तो हमें बस कुछ नहीं करना, ये 12,000 का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकालना है मेरे प्यारे भाई, 33.1%। 33.1% निकालना है जी, 33.1%, 33.1
परसेंट से हटा देंगे तो नीचे 100, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक और जीरो, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 12,000, 12,000, 12,000, ठीक है ना। ये कट गया, 1000 से 1000 कटता है, ठीक है, कट गया। अब कितना होगा, 12 एकम 12 के दो बाकी 1, 12 36 और 1 37 3, 12 36 और 3 39, यानी ऑप्शन ए में हमें ये देखने को मिल रहा है 3972। 3972 जो है वो ऑप्शन ए में। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा सवाल को करके और सवाल के करने का अप्रोच से, है ना। काफी मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये सारा तरीका जो है वो आप पहली बार या नया नया सीख रहे होंगे ना, तो अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी बहुत ही पता है, ये बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है और इतना ना लेंदी कर दिया इसको फ्रैक्शन में दे करके। हमें तो नहीं लगता कि बहुत सारा बच्चा इसको जो है वो छोड़ करके आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत लेंदी कर दिया है ये फ्रैक्शन में दे करके, है ना, ये भिन्न में दे करके बहुत ही क्या कर दिया है जी, लेंदी कर दिया है, ठीक है ना। बट कोई नहीं, इस सवाल को भी हम बहुत आसानी से करेंगे, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। एक परीक्षा में कुछ कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थी, यानी लड़कियां थी, ठीक है। छात्रों का 75%, छात्राओं का 62.5%, है ना, सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हो गई। तो असफल छात्रों की संख्या कितनी है? असफल यानी जो छात्र है ना फेल हो गए हैं, उनका हमें संख्या बताना है कितनी है। बिल्कुल, असफल छात्रों की संख्या मेरे प्यारे भाई बताना है, ठीक है। देखिएगा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे 12.5% का मान कितना होता है, 12.5% जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो 1/8 होता है। ध्यान से समझिएगा, 12.5% 1/8 होता है। तो अगर आपसे 37.5% पूछ रहा है, 37.5% अगर बोला है मेरे दोस्त, तो 37.5% आपको क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है कि ये 3 गुना है? बोले हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल ये 3 गुना है। 12.5 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। 37.5% 3/8, बिल्कुल सही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि 62.5% भी अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो 62.5% जो है ना दोस्त, 62.5% भी कितना है जी, तो ये बोलोगे आप 5 गुना है। देखो मेरे भाई 5 गुना है 62.5%, तो अगर हम इसका 5 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/8। कितना आ जाएगा दोस्त? 5/8, ठीक है। अब बहुत ही आसान हो गया सवाल, क्योंकि मेन दिक्कत है यहाँ पे फ्रैक्शन को ही आपको हटाना। ये जो ऐसे दिया ना परसेंटेज, थोड़ा वो करके कॉम्प्लेक्स करके, है ना, तो उसको आसान करना ही मेरा मेन काम था। अब बात को समझना, 75% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 3/4। 75% का मतलब कितना होता है दोस्त? बोलोगे 3/4 होता है सर, 3/4 होता है, ठीक है। देखना, जैसे यहाँ पे क्या है जी, नीचे में 8 है, यहाँ भी नीचे में कितना है दोस्त? 8 है, ठीक है ना, और यहां नीचे में कितना है जी? 4 है ना। तो हम सबका गुणनफल को भी हम टोटल कुल संख्या, कुल छात्रों की संख्या को हम मान लेते हैं 8 × 64 और 4 × 256। कुल छात्रों की संख्या को हम 256 मान लेते हैं। कुल छात्र यानी जितने भी टोटल छात्र हैं वो 256 है। कुल छात्र कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 256। बात समझना, सवाल ये कह रहा है कि कुल अभ्यर्थी का 37.5% छात्राएं थी। सीधा सा बात है, अगर टोटल 256 है तो इसमें से कुछ लड़की होंगे यानी कुछ बॉय होगा यानी लड़का, और कुछ लड़कियां होंगी छात्राएं होंगी, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि 37.5% छात्राएं हैं। 37.5% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 37.5% का 3/8, तो 256 का 3/8 छात्राएं हैं। 3/8 अगर हम करेंगे तो 8 से अगर भाग देंगे ना इसको, तो कितना हो जाएगा? 8 × 24 और 8 दूना 16 यानी 32। 32 दिया कितना हो जाएगा? 96, यानी लड़की कितना है? बोलेंगे 96, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अगर लड़की 96 है तो बोले लड़का कितना है जी? तो 6 में से 6 जाएगा 0, 15 में से 9 जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 16 9 25, 160। 160 लड़के हैं, इतना बात क्लियर होगा। आगे कह रहा है कि छात्रों का 75%, छात्र माने लड़के, छात्रों का, है ना, छात्रों का 75%, छात्र और छात्राएं नहीं, कुल अभ्यर्थियों का इतना और छात्रों का 75%। छात्र यहाँ पे ये हैं और ये छात्राएं हैं, तो छात्र का 75% अगर हम लेंगे तो इसका 3/4। छात्र का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुआ। अच्छा, इस लड़का में कुछ ऐसे लड़का होंगे जो फेल हुए होंगे या कुछ पास हुए होंगे? ये पास वाला है और ये फेल वाला है। बोले हाँ जी बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे लड़कियां होंगी जो पास हुई होंगी और कुछ ऐसे लड़के होंगे, कुछ ऐसे लड़कियां होंगी जो फेल भी हुई होंगी। तो ये हो गया आपका फेल का, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम ये कह रहे हैं कि पास कितना हुआ, आप बोलोगे 3/4। 4 का मतलब 40 और 3 120, ये पास हो गए।
तो बोलो फेल कितने हुए, बोलोगे 40, ठीक है। अब ये सवाल कह रहे हैं कि छात्राओं का 62.5% सफल हुआ। 62.5 का मतलब है 5/8, 5/8 सफल हुआ नहीं, तो 8 से करेंगे 12 और 12 25 60, 60 यहाँ पे सफल हुआ, 5/8 निकाल लेंगे तो बचा कितना, 36 तो फेल हुआ। सवाल हमसे पूछा है असफल छात्रों की संख्या, असफल छात्रों की संख्या। मेरे दोस्त असफल छात्र कितने हैं, आप बोलोगे असफल छात्र, छात्रों की संख्या, असफल छात्र कितने हैं, तो बोलोगे 40 यहाँ है असफल और 36 यहाँ है, नहीं 96 छात्र है ना। असफल छात्रों की संख्या हमसे पूछा ना, छात्रों की संख्या, तो 75% छात्रों तथा छात्रों का 75% छात्राओं। एक मिनट, इसका इंग्लिश में क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 11 है ना। कह रहा है कि 75% ऑफ द बॉयज एंड द 62 1/2% ऑफ द गर्ल्स पास्ट एंड 342 गर्ल्स पास्ट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आगे ये तो हम छोड़ दिए, पढ़ना है। 342 छात्राएं असफल हुई हैं, ठीक है, 342 छात्राएं असफल हुई हैं। असफल कितने हुए हैं मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे 342। अच्छा ये 342 क्या है, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, और असफल मेरे हिसाब से कितना, 36, तो 36 का मान सवाल में कितना दिया है, बोलोगे 342। 36 का मान सवाल में कितना दिया है, 342। सवाल में 36 का मान 342 है, तो असफल छात्र पूछा है, छात्र माने लड़के, तो असफल छात्र कितने हैं, बोलोगे 40, तो 40 का मान बस हमसे पूछा है, खत्म, कुछ भी नहीं करना था, आसान सा सवाल था, ठीक है। तो 4 से कटेगा 10 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 9 से काटेंगे 9 × 27, और ये कितना आ जाएगा, 7 9 8 72, 38 से 10 में गुना करेंगे 380, और आपका ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये समझाने में बस इतना टाइम लगा कि ये सब भी आपको समझाना पड़ा, है ना। बाकी एग्जाम में आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 40-50 सेकंड में आराम से बना सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आइए। ये भी बहुत ही अच्छा और मजेदार सवाल है, और ये बीपीएससी टीआरई 3 का पूछा हुआ है इसी बार का, और बहुत ही मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है ये, और आसान सा सवाल है, इसको 10 सेकंड में किया जा सकता है। अगर कोई किसी बच्चा का दिमाग ज्यादा चलता है तो उसको बिना किए भी आंसर लिख सकता है, ठीक है भाई, बिना किए भी आंसर लिख सकता है अगर उसका मैथ में दिमाग ज्यादा चलता है तो, ठीक है। चलो तो करेंगे इस सवाल को, हम तो इसे देखते ही बोल देंगे x का पावर 0 और 0 का मतलब 1, ऑप्शन बी आंसर है। लेकिन फिर बनेगा कैसे यार, बनेगा कैसे, ऑप्शन बी आंसर कैसे हो गया सर, समझिएगा। ये कह रहा है कि x का पावर, अगर हम इसको तोड़ दें, इसको अगर हम ब्रेक कर ले तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x का पावर a गुने b ab माइनस ac, बोले हाँ जी हो जाएगा, गुने, है ना, ये इंटू मतलब गुना, ये पॉइंट है ना, ये bc हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा ab, गुने ये x का पावर कितना हो जाएगा ca, और माइनस का bc हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब आधार सेम रहता है, ये x आधार तो सेम है, अब जब आधार सेम है तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही आप इन सबको जोड़ोगे भाई, तो ये AB से AB तो कट जाएगा, है ना, बोले हाँ जी बिल्कुल कटेगा, AB से AB क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कट जाएगा, ठीक है ना, AB से AB क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, ये AB देख लो भाई, और ये भी कट जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही है। AC से AC भी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में, और ये BC से BC भी कट जाएगा, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, यानी x का पावर क्या बचा, 0, और x का पावर 0 इज 1। किसी भी चीज का पावर 0 कर दो तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 1। आगे बढ़ेंगे, चलिए तो आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल को आप करेंगे और बहुत ही आसान सा है, आप चाहे तो रोक के भी कर सकते हैं, एक बार करके देखिएगा। तो अगला सवाल हमारा जो है भाई वो है आपका एवरेज का, ठीक है ना। चलिए तो सवाल ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 साल है, उनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितना है। साधारण सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, आप जैसे बात को समझना मेरे भाई। सवाल ये कह रहा है कि अगर 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 है, 35 साल के उम्र वाले अगर 5 और लोग आ जाते हैं, एक चीज आपको समझना यह है कि अगर 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 साल है, ठीक है, और अगर घर में 40 साल के ही लोग आते हैं
या 40 साल के ही लोग घर से जाते हैं तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले हाँ, क्योंकि जितना औसत है अगर उतना ही एज के लोग आएंगे या जाएंगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन या कम वाला आ जाए या ज्यादा वाला आ जाए या ज्यादा वाला चला जाए तो फिर फर्क पड़ेगा मेरे भाई, है ना। तो बस वही है, हम मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि औसत जो है वो 40 साल ही है अभी भी। मेरे प्यारे भाई हम ऐसा मान लेते हैं कि औसत अभी भी कितना है, 40 साल। बात को समझिएगा, कह रहा है कि 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 साल है, उनमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 5 नए व्यक्ति कितने वाले लोग आते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बोलोगे 35 साल वाले लोग। 35 साल के 5 लोग आ रहे हैं तो 40 में से कितना कम हो रहा है? तो बोलोगे 5, यानी 5 साल कम वाले लोग आ रहे हैं। घर में जो आ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, वो 5 साल कम वाले लोग आ रहे हैं। 5 साल कम वाले कितने लोग आ रहे हैं? आप बोलोगे 5 लोग आ रहे हैं। तो 5 साल कम वाले 5 लोग आ रहे हैं तो यानी 25 जो हो जाएगा ना मेरे भाई वो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि अगर 40 साल के ही लोग आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 40 के नहीं आकर के 35 साल के लोग आ रहे हैं, यानी 5 साल कम लेकर के आ रहा है घर में, है ना। तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25 साल कम हो जाएगा। अब जो भी कम या ज्यादा होगा वो सब में बटेगा, है ना। कहा जाता ना कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वही वाला हाल है। तो 35 व्यक्ति पहले से था घर में, 5 लोग और आ गया तो कितने हो गए? बोलोगे 40। तो ये जो 25 जो कम हुआ ना मेरे भाई वो 40 लोगों में बटेगा, ठीक है। तो 5 पचे 25, 5 अठे 40, 40 में से 5/8 घटाना है मेरे प्यारे दोस्त। जब आप इसे घटाओगे तो 8 में से 5 जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 39.3/8। 39.3/8 जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बनाइएगा। ये भी सवाल जो है आपका वो औसत का ही है। ये भी सवाल मेरे प्यारे भाई औसत का ही है और अच्छा सवाल है, नॉर्मल सा, और ये बहुत रिपीटेड सवाल है यार, बहुत रिपीट होता है ये, इतना रिपीट होता है ना, काफी रिपीट होता है। कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 8.5 दिया गया है। यदि 63 को गलती से 25 लिख दिया जाता है तो सही औसत कितना है? अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर 63 को 25 लिख देंगे, 63 को क्या लिखना है भाई? 25, गलती से लिख दिए, तो कह रहा है सवाल में कि 19 संख्याओं का औसत अगर 8.5 है, मेरे दोस्त मान लेते हैं कि अभी भी औसत यहां पर 8.5 ही है। औसत कितना है मेरे भाई? 8.5, ठीक है। 63 को गलती से 25 लिख दिया गया, कितना गलती कर दिए जी? तो 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 38 आपने क्या कर दिया जी? गलती कर दिया। 38 आपने क्या कर दिया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर 38 गलती हो गया। मेरे दोस्त जब 38 गलती हो गया तो जितना गलती हुआ है अगर हम उसी को सुधार ले तो मेरा औसत सही नहीं हो जाएगा? बोले हाँ एकदम हो जाएगा सर। तो 63 में से 25 लिख दिया गया, 38 गलती हो गया, यानी 38 कम लिख दिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर 38 कम लिख दिए हैं गलती से तो 38 बढ़ा देते हैं। अच्छा जो भी बढ़ेगा या घटेगा वो सब में बटेगा, ठीक है। तो 19 लोगों में बटेगा, क्योंकि टोटल कितने हैं मेरे प्यारे भाई? तो बोलोगे 19 लोग। तो 19 दूना 38, यानी कितना हो जाएगा? 8.5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.5। साढ़े कितना हो जाएगा जी? 10, और ऑप्शन डी आंसर है। बहुत अच्छा है ना। चलिए अगले सवाल को करेंगे। आपको भी सवाल को करना है वीडियो को रोक करके, पॉज करके, ठीक है भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, बी इस कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है दोस्त, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। कैसे बनेगा ये सवाल? देखो, ए एक किसी कार्य के 3/4 को 12 दिन में करता है। 3/4 को कितने दिन में करेगा मेरे प्यारे भाई? तो 12 दिन में करेगा, 12 दिन में, याद रखना। हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, ये बात को आप समझना मेरे भाई, कि ए जो है वो 3/4 काम को कितने दिन में कर रहा है? 3/4 तो बोला है ना, हाँ, 3/4 को 12 दिन में कर रहा है। तो आपको ये पता करना है कि ए जो है वो पूरा काम को कितने दिन में करेगा। ए जो है मेरे भाई वो पूरा काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल 12 दिन लग रहा है 3/4 काम करने में। जब भी ऐसा सवाल हो कि 3/4 काम करने में 12 दिन लग रहा है
तो पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान बात है कि इसको उलट के गुना कर लेंगे। तो 12 को 4/3 उलट के गुना करना है। कैसे गुना करना है भैया, उलट के, है ना, उलट के गुना करना है, इसको उलटना है, अपने नहीं उलट जाना है। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, है ना, 16। तो ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा जी, 16 दिन में करेगा। ए जो है मेरे प्यारे भाई वो पूरा काम 16 दिन में करेगा। ठीक है भैया, ए जो है वो पूरा काम 16 दिन में करेगा। अच्छा, बी जो है वो इस कार्य के 4/5 को 20 दिन में करता है। बी जो है जी वो 4/5 को 20 दिन में करता है। याद रखना, 4/5 को 20 दिन में करेगा। तो फिर से इसको उलट के गुना कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि बी जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो आप बोलोगे सर बी जो है वो पूरा काम 25 दिन में करेगा। बी जो है मेरे भाई वो पूरा काम 25 दिन में करेगा जी, 25 दिन में। अरे यार 25 कैसे लिखा गया, 25 दिन में करेगा। ठीक है, बी जो है दोस्त वो पूरा काम कितने दिन में करेगा मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे 25 दिन में करेगा ऑब्वियसली। अब आ जाओ, अब सवाल ये कह रहा है कि भाई अगर ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, तो कुल काम कितना है। आप बोलो एलसीएम ले लो सर। तो मेरे प्यारे दोस्त जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा जी 400। 16 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, ठीक है ना, 25 से काटेंगे 16 बार में जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में 25 काम कर सकता है, जबकि बी जो है वो एक दिन में 16 काम कर सकता है। टोटल काम कितना है, आप बोलोगे 400। इस 400 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेगा। आप बोलोगे सर जब दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 41 काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन लगेंगे। अच्छा, इस सवाल को देखिए भाई, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हमें करने की जरूरत भी नहीं होता, ऑप्शन से हो जाता है ना। और कई सारे ऐसे भी सवाल होते हैं जो आपको आधा करने की जरूरत होता है, पूरा भी नहीं करना। तो ये कुछ वैसा ही है ना, यहाँ पर हमें क्या जरूरत है अब इसको पूरा तोड़ने की, क्या जरूरत है तोड़ने की। देखो ना जरा सा, ऑप्शन से भी तो बना सकते हैं ना भाई। देखना, जैसे यहाँ ये 10 तो होगा नहीं क्योंकि ये पूरा पूरा तो कटने वाला है नहीं। बोले हाँ सर, तो पूरा पूरा कटने वाला है नहीं तो 9 भी नहीं होगा, बिल्कुल। अच्छा, नीचे 17 तो कोई लॉजिक ही नहीं है नीचे 17 आने का, बिल्कुल नहीं लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। तो नीचे क्या आएगा 41 और ऑप्शन बी आंसर है। कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, आपके मन में अगर चल रहा होगा कि सर मान लो नीचे 2 जगह 41 रहता तो भी उपाय है भाई। जैसे देखो 9 एकम 9 और 9 एक 10, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो ये भी हम देख सकते हैं, ये सब भी देख सकते हैं। तो कई सारा ऐसा तरीका है जिससे आप सीखेंगे धीरे धीरे हमसे, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बनाना। अगला सवाल क्या है मेरे भाई, ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी, ठीक है। इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट घोषणा करनी चाहिए। 15% का लाभ अर्जित करना है तो उसको छूट यानी डिस्काउंट कितना परसेंट देना होगा। ठीक है भाई, डिस्काउंट कितना परसेंट देना होगा, सवाल हमसे ये पूछा है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का क्या है मेरे भाई सामान है, ठीक है ना। अब एक वस्तु जो है वो खरीदा है, इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक करना है। यानी अगर सीपी 100 रुपया है तो एमपी कितना है मेरे भाई, एमपी हो जाएगा 125। एमपी कितना हो जाएगा 125, यानी 125 रुपया 25% बढ़ा के लागत मूल्य को, मतलब अंकित मूल्य जो है यहाँ पर, अंकित मूल्य समझ रहे हो ना भाई जो डिब्बा पे नहीं लिखा रहता है 125 रुपये में देंगे, वही अंकित मूल्य है ना, लिखा रहता है जो। तो जो अंकित मूल्य है 25 रुपये बढ़ा दिया, 100 रुपया में खरीद के लाया जी, 25 रुपया बढ़ा दिया, 125 रुपया मेरे प्यारे भाई अंकित मूल्य है। बोले हाँ 125 रुपया अंकित मूल्य है, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि अगर हम 15% का लाभ कमाना चाहते हैं, 15% का लाभ कमाना चाहते हैं दोस्त, लाभ कितना कमाना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप बोलोगे 15% का। 15% का लाभ कमाने का मतलब क्या है कि 100 रुपए के सामान को जब आप 15% लाभ कमा रहे हो मेरे दोस्त, तो आप बेचोगे कितना में, बोलोगे सर हम तो बेचेंगे 15% का लाभ का मतलब है 115 में। बोले हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप 15% का लाभ कमा करके सामान को 115 में बेच रहे हो तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, बोले 10 रुपए का डिस्काउंट दिया सर। 10 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया जी, अंकित मूल्य पे। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है भाई। तो 125 रुपए पे आपने डिस्काउंट दिया, 10/125 और गुने कितना होगा 100, ठीक है दोस्त। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 से कटेगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा भाई
8% आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, डिस्काउंट देना पड़ेगा। ऑप्शन सी आंसर है। ऑप्शन मेरे भाई सी आंसर है, सी आंसर है, सी आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीधे एकदम सवाल को देखना, अटैक कर देना, ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और शेष को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करा। 2 साल बाद, 2 साल के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 5640 रुपए था। तो राशि के 2 भागों के बीच का अंतर कितना है? बहुत अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसको बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चा तो इस सवाल को एलिगेशन लगा देता है, लेकिन क्या आप हर बार एलिगेशन से बनाओगे और सही हो जाएगा, मतलब आसानी से बन जाएगा? नहीं। तो एक और इसका तरीका है, उसका नाम है शिफ्टिंग। ठीक है, हम उस तरीके से बनाएंगे। शिफ्टिंग वो ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम कितना भी लेंदी सवाल रहेगा ना तो हम बना सकते हैं। हम आज आपको वही सिखाने वाले, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, इस सवाल को समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, समझना। ऐसे तो हम सारे सवाल को अच्छे समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25,000 की राशि को आंशिक रूप से 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर और शेष को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करा। 2 चीज है, एक मान लो कुछ पैसा को उन्होंने 10% पे लगाया, ठीक है, और कुछ पैसा पे उन्होंने जो है यहां पर 12% के ब्याज दर पे लगाया। कुछ पैसे को मेरे प्यारे भाई 10% के हिसाब से लगाया और कुछ पैसे को 12% के हिसाब से लगाया। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज, 2 वर्ष के अंत में मेरे प्यारे भाई कुल जो ब्याज हुआ वो 5640 रुपए मिला। आप ये समझ लो ऐसे सवाल को कैसे करना है शिफ्टिंग से। हम ये सोच लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने पूरा पैसा को 10% के हिसाब से ही लगाया। मान लो मेरे भाई कि हमने पूरा पैसा को 10% के हिसाब से लगाया। मेरे भाई जब हमने 2 साल तक अगर 10% के हिसाब से पूरा पैसा को लगाएंगे तो हमें ब्याज के रूप में 20% मिलेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। तो 20% कितना हो जाएगा? बोले 25,000 का 10% निकालने के लिए 1 जीरो हटा दोगे ना तो 2500, 2500 तो 10% होगा। अगर 20% निकालना है तो 5,000। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई 20% का मान कितना है जी? 5,000। बात समझना भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पूरे पैसे को 10% के हिसाब से लगाते हैं तो हमें 5,000 रुपया का ब्याज मिलता। पूरे पैसे को अगर 10% के हिसाब से लगाते जी तो हमें कितना का ब्याज मिलता? 5,000 का। लेकिन ब्याज तो हमें 5640 रुपए का मिला है। यानी हमने जो अभी निकाला वो 5,000 क्यों आया? 640 रुपये पता है क्यों कम हुआ? 640 रुपये पता है क्यों कम हुआ? क्योंकि ये 12% बोल रहा था और हम इसको भी क्या कर दिए हैं? 10% कर दिए। यानी 2% हमने कम करा। किसका करा जी? बी का। बी का 2% कम किए हैं। कितने साल तक? आप बोलोगे 2 साल तक। तो बी का 2 साल में 4% हमने कम कर दिया। तो बी का 4% जो हम कम किए हैं ना भाई, उसी के चलते 640 रुपया मेरा कम आ रहा है। उसी के चलते क्या हो रहा है जी? 640 रुपया कम आ रहा है। तो बी का 4% का मान बोलोगे 640 है। मेरे प्यारे भाई बी का 4% का मान मेरे दोस्त अगर 4% है, बी का 4% का मान अगर 640 है तो बी का 1% का मान 160 होगा। बोले हाँ ऑफकोर्स होगा, ठीक है ना। तो बी का 100% का मान कितना होगा बताओ भाई? बी का 100% का मान कितना होगा? यानी टोटल बी कितना होगा? तो आप बोलोगे 16,000। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पैसा जो है 12% पे जो लगाया गया है वो 16,000 है, क्योंकि 12% को हमने बी माना था। पैसा जो 12% पे लगाया गया है ना मेरे भाई वो 16,000 है। तो 12% पे लगाया गया पैसा 16,000 है, कुल पैसा 25,000 था। तो 10% पे कितना लगाए? तो आप बोलोगे 9,000, क्योंकि 16 9 25,000। 9,000 हमने ए पर लगा दिया, बी पर लगा दिया 16,000। तो बोले अंतर कितना का है? आप बोलोगे सर अंतर तो 7,000 का है। तो 7,000 ही हमसे पूछा है, अंतर कितना होगा हमसे बस इतना ही सब पूछा था। ठीक है भाई, अंतर क्या होगा हमसे बस इतना ही पूछा है कि अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सीधे अगले सवाल पे एकदम अटैक कर दो भाई, सीधे एकदम अपना औजार वगैरह लेकर के। नेक्स्ट कह रहे हैं कि किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा? उस धनराशि का 6/5 गुना मेरे प्यारे दोस्त कितने समय में हो जाएगा? सवाल हमसे ये बोला है। बात समझना, एक चीज आपको एकदम रामबाण बताते हैं लैंग्वेज वाले सवाल में पकड़ने के लिए।
जहां भी का आता है, क्या आना है, का जहां भी आएगा ना भाई, उसके जस्ट पहले, का जहां भी आएगा उसके जस्ट पहले जो होता है वो नीचे वाला का मान होता है। का जहां आएगा उसके जस्ट पहले नीचे वाला का मान होता है। ठीक है भाई, का जहां आएगा उसके जस्ट पहले नीचे वाले का मान आता है। तो धनराशि कितना है, 5। धनराशि कितना है मेरे भाई, धन कितना है, धन कितना है, 5। ठीक है, क्यों 5 हो गया, क्योंकि हमने बोला कि का के पहले जो आएगा वो हमेशा नीचे वाला का मान होगा। बोले सर खाली यहीं लगेगा या हर जगह लगेगा, भाई सब जगह लगेगा, खाली यहीं नहीं। तो धनराशि का जो का के पहले जो आएगा वो हमेशा नीचे वाला का मान होता है, भिन्न में, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो धनराशि कितना है, 5। सवाल ये बोला है कि ब्याज जो होता है ना भाई वो 6/5 गुना हो जाता है। यानी अगर धनराशि 5 है तो ब्याज 6 हो जाता है। ब्याज कितना हो जाता है सर, 6। एसआई कितना हो जाता है जी, 6। ठीक है, आपसे ये बोला है कि रेट कितना है मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे रेट तो 20% है सर। रेट कितना है दोस्त, तो बोलोगे रेट तो 20% है मेरे भाई। रेट कितना है दोस्त, तो बोलोगे 20% है। तो हम ये बोले कि यहां से हम अगर टाइम निकालते हैं, टाइम, तो टाइम का सीधा सा फॉर्मूला है एसआई गुने 100 है ना, बटे एसआई गुने 100 बटे पी इंटू आर, है ना। तो एसआई कितना हो जाएगा, 6 गुने 100, है ना। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, बोलोगे 5, और यहां पर रेट यानी 20%। तो 20 बचे कितना हो जाएगा, 100, ये तो कट गया, बचा कितना जी, 6 साल। 6 साल जो है जी वो सही आंसर है और ऑप्शन सी है। 6 साल यहां पर सही आंसर है और ऑप्शन क्या है मेरे भाई, सी है, सी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे। देखिए ये सवाल आपका यहां पर औसत का है। औसत का है नहीं यार, एवरेज, अच्छा तो एवरेज को ही तो औसत बोलते हैं, एक ही बात है। तो औसत का ये सवाल है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल को बनाने का हम एक आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं, और एक ऐसा तरीका जैसे आप देख लेंगे यहाँ पर कि जैसे ये 90 जो है ना, इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले तो ये बात है, ये 90 का हमें कोई काम ही नहीं है। कई बार ऐसे सवाल में कुछ फालतू चीज भी दिए होते हैं भाई। कई बार तो ऐसा होता है कि 4 लाइन का सवाल है जिसमें 2 लाइन का कोई काम ही नहीं है, ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ तो 90 का कोई जरूरी ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ 90, है ना। 90 का कोई जरूरी नहीं है। 90 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, बिल्कुल, शेष लड़के हैं। हाँ, लड़कों के औसत अंक 63 है, लड़कियों के औसत अंक 70 है, बिल्कुल सर। पूरी कक्षा के औसत अंक कितना है, सवाल हमसे ये पूछा है। ठीक है, लड़की है, लड़का है। लड़की है जी 60%, लड़का कितना है मेरे भाई, 40%। आप बोलोगे कि अगर लड़की 60% है, लड़का 40% है सर, तो आप क्यों नहीं इसका रेशियो ले लेते हो। बोले हाँ जी, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 20 से कटेगा, तो 20 से 60, 20 दूना 40। ठीक, लड़कों का औसत अंक कितना है दोस्त, बोलोगे 63। लड़कों का औसत अंक कितना है मेरे भाई, 63 है। हाँ जी, अगर बोले तो लड़कियों का औसत अंक कितना है, आप बोलो 70। लड़कियों का औसत अंक कितना है मेरे प्यारे भाई, तो बोलोगे 70। तो टोटल अगर यहां पर देखें तो कितना आ रहा है हमारा, आप बोलोगे कि एक लड़की का औसत 70 है, तो 3 लड़की है, तो 7 21 210। एक लड़का 63, 2 लड़का, तो कितना हो जाएगा 126। टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 6 3 3 336। 336 टोटल है, लेकिन टोटल लड़का लड़की मिला के टोटल है कितना, आप बोलोगे 5। तो 5 से भाग दे दो, सिंपल। 5 36, 5 7 35 और 5 दूना 10, 67.2। 67.2 जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है मेरे भाई वो सही आंसर है, 67.2। क्या यहाँ 90 का कोई जरूरत था, नहीं जरूरत था। कई बार बच्चा क्या करता है, 90 में 60% निकालेगा, लड़की निकालेगा कितना है, लड़का निकालेगा, भाई ये सब नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट बनाइएगा, कह रहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मत का 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या 6,40,000 है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, वैध मतों की संख्या कितनी है, सवाल हमसे ये पूछा है। हम बोले मेरे प्यारे भाई कि टोटल मत कितने हैं, आप बोलोगे 6,40,000। 6,40,000 जो है सर वो कुल वोट है, 6,40,000। 6,40,000 है ना, हाँ 6,40,000 है। ठीक है, अब देखना भाई सवाल क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वोटिंग वाला सवाल है। ठीक है, कह रहे 6,40,000 कुल वोट है। ठीक, अब ये बोला है कि कुल मतों के 20% को अवैध कर दिया गया।
तो यानी वैध यानी वैलिड कितना है, आप बोलोगे 80%। अगर 20% अवैध है तो 80% वैध है, वैलिड है, ठीक है। 80% क्या है मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलोगे 80% जो है ना सर वो वैध है यानी वैलिड है। तो 80% का मतलब 4/5 यानी 80/100 को 20 से काटेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका वैध मत यानी वैलिड वोट। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, वैध मत यानी वैलिड वोट। अब सवाल में क्या बोला है कि एक चुनाव में उम्मीदवार X को कुल वैध मतों का कितना मिला, बोलोगे 70%। वैध मतों का कितना मिला मेरे भाई, 70% मिला। तो वैध मत तो ये पूरा है, इसका मेरे प्यारे दोस्त 70% निकालना है और यही तो आंसर होगा ना, क्योंकि हमसे यही तो पूछा है। 70% मतलब 70/100 यानी 7/10, है ना। यही तो पूछा है ना कि मत पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। तो वैध मत तक गणना कर लो भाई, गणना करना है, जनगणना नहीं। तो ये से ये कट गया, ठीक है ना। ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 128 बार में, 00। अब देखो फिर यहां बनाना नहीं है, आप देख सकते हो मेरे दोस्त कि जब इसको आप सोल्व करोगे ना भाई तो लास्ट में 2 0 है। लास्ट में 2 0 क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए के अलावा, खत्म। अच्छा एक चीज और है कि 7 चौके 28, लास्ट में 8 और 8 8 64, लास्ट में 4 और फिर 2 0। तो 4 2 0 केवल कौन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन किस में है दोस्त, ए में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हो गया खत्म यार, इलेक्शन तक ही थे, नहीं। चलिए, तो ये लास्ट सवाल था हमारा। और आज के क्लास में हम लोगों ने क्या करा कि ये वो क्वेश्चन थे जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन था। मैक्सिमम क्वेश्चन आज हमने जो भी कराया 19-20 सवाल जो भी था, उसमें से मैक्सिमम सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। आपको इस क्लास को देखने के बाद कैसा लगा, सबसे पहली बात आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा चीज, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और तीसरी बात यह है कि इस लेक्चर को देखने के बाद, इस प्रैक्टिस चीज को देखने के बाद जो हमने प्रैक्टिस कराया, इस बात से आप एनालाइज भी कर सकते हैं कि आखिरकार जब सर हमें प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं तो इस प्रीवियस ईयर को देख के हमें यह भी तो अंदाजा लग सकता है ना भाई कि आगे हमें जो तैयारी रखना है वो किस बेसिस पर रखना है, कैसे रखना है ना। तो आगे तैयारी किस हिसाब से करना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, ये चीज भी आपको अंदाज लगेगा प्रीवियस ईयर ही करके। और किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है एक्सेप्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है, खाली प्रीवियस ईयर करना है। तो ठीक है, ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट आपको लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।